Good morning, student. I am Ajay Sharma, your new SST teacher. How are you, student? I hope you are in well conditions. Due to COVID condition, it is very hard to everyone of the society to survival. But school decided that your study will be continue, so we will provide each and every aspects related to study every day. Don't worry, student, there is no need to coaching or extra efforts. Every day I'll provide my SST subject in every class, so don't worry. Today we will start economic section, the first chapter, story of village Palampur. The story of village Palampur. What is the purpose? इसका उद्देश्य क्या है? इस स्टोरी को इंट्रोड्यूस इस चैप्टर में किया गया है. बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर थ्रू स्टोरी is to introduce basic concept relating to production, and this we do through a story hypothetical village. एक काल्पनिक विलेज की बात की गई है जिसे हम पालमपुर कहते हैं. Normally in every village you have experienced that the main activity is फार्मिंग. उसी तरीके से फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी पालमपुर में भी है, और फार्मिंग के साथ साथ सेवरल अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन पालमपुर विलेज लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा ऑन द लिमिटेड स्केल. जो ये सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इसके लिए रिक्वायर्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एट्सेट्रा. इस इमेजिनरी विलेज की स्टोरी के बेस पर हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे वेरियस रिसोर्सेज को कंबाइन करके जो डिज़ायर्ड गुड्स प्रोड्यूस हम करना चाहते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो विलेज में कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है. अगर हम लोग पालमपुर विलेज की बात करें तो पालमपुर जो है एक वेल कनेक्टेड विलेज है, जो कि पास के जो टाउन्स है रायगंज, उससे जुड़ा हुआ है. 3 किलोमीटर अभी है पालमपुर से रायगंज. और पालमपुर बेहतर तरीके से रोड से कनेक्ट है रायगंज से. उसी के पास एक नियरेस्ट स्मॉल टाउन है शाहपुर. बहुत सारे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर देखने को, फैसिलिटीज़ देखने को वहाँ पर मिलेंगी. बुलक कार्ट्स, तांगा, बुगीज, जो कि जगरीज, गुड़ जिसे हम कहते हैं, या दूसरी कमोडिटीज़, मोटर व्हीकल्स आपको मिलेंगी जिनमें मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स आपको यहाँ के रोड्स पर जो है दिखाई देंगी. अगर इस विलेज की बात करें तो विलेज में 450 फैमिलीज़ हैं जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं. 80 अपर कास्ट फैमिली हैं जिनके पास अपनी मेजॉरिटी ऑफ लैंड्स हैं. विलेज की जो अधिकतर लैंड्स हैं वो इन 80 फैमिलीज़ के पास हैं. उनके घर की अगर बात करें, उनके हाउसेस की बात करें तो सम क्वाइट ऑफ लार्ज हैं कंपेरिजन ऑफ अदर कास्ट. ब्रिक्स के बने हैं, सीमेंट की प्लास्टरिंग है. जो एससीज हैं या दलित हैं वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, और विलेज के एक हिस्से में वो रहते हैं. उनके घर
अपर कास्ट के कंपेरिजन जो है छोटे हैं, मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। अधिकतर घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर सभी ट्यूबवेल्स में है जो फील्ड्स में, खेतों में पानी वाटर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और अलग अलग दूसरे स्मॉल बिजनेस हैं गांव में। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहां पर लोग बीमार होने पर ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। अगर इन सारे बातों की बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड गांव है जो कि वेल डेवलप्ड रोड ऑफ सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल भी है और हेल्थ सिस्टम भी डेवलप्ड है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरह का सिनारियो विलेज लेवल पर दिखाई देगी। जो ये स्टोरी है विलेज पालमपुर की, एक इमेजिनरी विलेज है जिससे कि आपको इस इमेजिनरी विलेज से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ गांव में होती हैं उसको समझाने की कोशिश की गई है। जो ये विलेज है अक्रॉस इंडिया में अगर आप देखें तो फार्मिंग मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। जो दूसरे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जिनमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा आपको होती हुई दिखाई देंगी। हम लोग दोनों तरह की एक्टिविटीज़ के बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है। जो भी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उन सब का मेन एम है प्रोडक्शन करना, कि थ्रू प्रोडक्शन जो है हम प्रोड्यूस करें गुड्स और सर्विसेज को जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो किसी भी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। फर्स्ट जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज और भी हैं जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट या फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो लैंड की है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर, वो लोग जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करेंगे। लैंड का क्या वर्क है? वो लैंड जिस पर हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे। और लेबर का क्या काम है? जिस पर हम वो वर्क फोर्स जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। अब लेबर फोर्स 2 तरीके के हमें रिक्वायर्ड होते हैं। पहला जो है हाईली एजुकेटेड वर्क या स्किल्ड लेबर जिसे हम कहते हैं। कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए जो है हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। वहीं पर कुछ ऐसे भी वर्क्स होते हैं जिसके लिए हमें मैनुअल वर्क की ज़रूरत होती है लेकिन स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल कैपिटल की है। आफ्टर लैंड एंड लेबर इट्स रिक्वायर्ड मनी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स के लिए रिक्वायर्ड है एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल और दूसरे को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन आता है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करें तो किसी भी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो जो वन टाइम लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है लाइक टूल्स, मशीन्स,
जैसे अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें प्लग की ज़रूरत है, उसमें ट्रैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, जनरेटर की रिक्वायरमेंट है, टरबाइंस की रिक्वायरमेंट है, या दूसरे इंडस्ट्रीज़ में कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट है, स्कूल चल रहा है तो उसमें बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह का जो ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वन सिंगल टाइम्स में होता है, जिनका हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ करते हैं, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। सेकंड आता है वर्किंग कैपिटल। जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, आइदर गुड्स और सर्विसेज, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। उन रॉ मटेरियल्स के लिए परचेजिंग के लिए जो है पैसों की ज़रूरत होती है। जो लेबर वर्क काम कर रहा है, जो वर्कफोर्स काम कर रहा है, उनको सैलरी पेड करनी होती है। तो डे बाय डे की जो रनिंग एक्सपेंसेस आते हैं, उनको हम वर्किंग कैपिटल में डालते हैं, या उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। थर्ड टाइप का एक और कैपिटल होता है जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो लेबर वर्क, वो वर्कफोर्स जो हमें रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिससे हम अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकें। उसके लिए जो वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। क्योंकि आइदर आपके पास लैंड हो, लेबर हो, फिजिकल कैपिटल हो, बट वो ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्शन नहीं करेगा, उसके लिए वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। और वो वर्कफोर्स स्किल्ड या अनस्किल्ड दोनों तरीके का हो सकता है। जो वो जनरेट होता है उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिनमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इनको कंबाइंडली हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में आप देखोगे कि वो इजीली अवेलेबल है, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है फार्मिंग इन पालमपुर। अगर लैंड की बात की जाए, जो पहले हम लोग ने बात की थी, तो लैंड फिक्स्ड है। जैसा कि हम लोग ने शुरू में कहा था इंट्रोडक्शन में कि फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है पालमपुर में। 75% ऑफ द पीपल, उनका लाइवलीहुड टोटली डिपेंडेंट है वर्किंग ऑफ द फार्मिंग पर। खेती जो की जाती है, एग्रीकल्चर जो किया जाता है, उसी पर उनका लाइवलीहुड डिपेंड है। या तो वो फार्मर है, किसान है, या फार्म लेबरर है। फार्मर और फार्म लेबर में क्या डिफरेंस है? अगर आप अपने खेतों पर काम करते हो तो वो फार्मर है, अगर आप दूसरों के खेतों में काम करते हो तो वो फार्म लेबर्स कहलाता है। तो जो है लोग फार्मिंग से रिलेटेड हैं। बट एक प्रॉब्लम है कि जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन की, वो फिक्स्ड होती है, उसको आप बढ़ा भी नहीं सकते हो। 1960 से पालमपुर में किसी भी तरह से लैंड एरिया का एक्सपेंशन नहीं हुआ है जो कल्टीवेशन के अंतर्गत आते हैं। जबकि कुछ वेस्ट लैंड है विलेज में जिनको कि कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उसके बाद किसी तरह का स्कोप नहीं है कि हम जो है कल्टीवेबल लैंड को इंक्रीज कर सकें। दूसरा है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा या ओवरऑल आप कह सको कि प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल अगर आप गांव में देखें तो कुछ सिंपल टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ क्रॉप जो है ग्रोन की जाती है। पालमपुर में भी जो है
फिक्स पैटर्न जो क्लासिकल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है उसको अडॉप्ट किया जाता है। कोई भी लैंड आइडियल लेफ्ट नहीं होता है। रेनी सीजन की बात करें जिसे हम खरीफ की फसल कहते हैं, उसमें जो है किसान जो है ज्वार एंड बाजरा पालमपुर में ग्रो करते हैं और इनके जो प्लांट्स होते हैं वो कैटल्स के लिए चारे के रूप में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद पोटैटो अक्टूबर एंड दिसंबर में के बीच में की जाती है, कल्टीवेबल की जाती है। विंटर सीजन जिसे हम रबी की फसल कहते हैं, इस समय वीट मुख्य रूप से जो है ग्रो की जाती है। जो वीट का प्रोडक्शन होता है किसान जो है अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए पहले तो यूज़ करता है और जो सरप्लस होता है वो रायगंज के मार्केट में सेल कर देता है। कुछ लैंड एरिया जो है वो शुगर केन के लिए छोड़ दी जाती है, जहाँ पर शुगर केन की खेती की जाती है और शुगर केन की खेती में पूरा 1 ईयर का समय लगता है। तो शुगर केन किस लिए यूज़ करते हैं? वो शुगर मेनली जो है बनाने के लिए यूज़ की जाती है। अगर इस स्टोरी के बेस पर बात करें तो शाहपुर में जो व्यापारी हैं उनको जो है वो शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल सेल कर दी जाती है। ऐसा क्या कारण है? अगर आप देखो राजस्थान में तो 3 फसल नहीं होती हैं। यहाँ पे जो पालमपुर की बात की जा रही है, पालमपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक गांव इमेजिनरी विलेज लिया गया है। बट अगर आप लोग राजस्थान में देखो तो एक सेम ईयर में 3 खेती आपको होती हुई नहीं दिखाई देगी। पालमपुर में ऐसा क्यों हो पाता है कि वहाँ पे 3 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? क्योंकि पालमपुर में वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। पानी की जो इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई व्यवस्था है, वो बहुत बेहतर तरीके से डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिसिटी जो है पालमपुर में बहुत पहले आ गई थी और उसका इम्पैक्ट जो इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। पर्सियन व्हील जो कि फार्मर्स के द्वारा वेल से वाटर ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, जिनका यूज़ इरिगेशन फील्ड में किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के आने के कारण ट्यूबवेल्स रन किए जाते हैं, जिससे बड़ी एरिया में बड़ी फील्ड पर भी ईजिली जो है वाटर सप्लाई या सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। पहले शुरुआत में कुछ ट्यूबवेल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किए गए थे। बाद में फार्मर्स ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स सेटअप करना शुरू किए, जिसका रिजल्ट हुआ कि मिड 1970 में इंटायर 200 हेक्टेयर एरिया जो है इरिगेटेड हो गई, कल्टीवेबल एरिया में कन्वर्ट हो गई। अगर किसी लैंड पर एक से ज़्यादा सेम ईयर में सेम पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और ये जो है एक कॉमन वे है जिससे हम प्रोडक्शन सेम पीस ऑफ लैंड पर इंक्रीज कर सकते हैं। जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर में कम से कम 2 क्रॉप जरूर ग्रो करते हैं, पोटैटो की और वीट की। बट लास्ट कुछ समय से 3rd क्रॉप को भी वहाँ पर ग्रो किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने बात किया कि अगर हम सेम लैंड पीस ऑफ लैंड पर सेम ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करें जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड्स क्या है? आधुनिक तरीके यूज़ करें गिवन पीस ऑफ लैंड पे। 1960 तक जो है ट्रेडिशनल तरीके से कल्टीवेशन किया जाता था, जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत लो थी। ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ किए जाते थे, लेस इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, फार्मर्स जो है काउ डंग का यूज़ करते थे, दूसरे नेचुरल मैन्योर्स यूज़ किए जाते थे फर्टिलाइज़र के रूप में।
और इन सब से फार्मर्स का जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा नहीं होता था। बट ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि लेट 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन फार्मर्स ने कल्टीवेशन ऑफ व्हीट और राइस के लिए स्पेशली हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स का यूज़ करना शुरू किया, जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनका यूज़ करना बंद कर दिया गया, HYV सीड्स यूज़ किया जाने लगे, जिससे कि सिंगल प्लांट में टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इंक्रीज हो सके। दूसरा जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाने लगा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाने लगा, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स आने शुरू हुए। हाई यील्डिंग ओनली पॉसिबल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को इंडिया में पहले यहाँ के ही किसानों ने यूज़ करना शुरू किया। यहाँ पर ट्यूबवेल सेटअप किए गए इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स का यूज़ किया गया, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए गए, पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए फार्मिंग में, और इनके कारण और भी मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ किए गए, जिनमें ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, प्लगिंग, हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किए गए। और उसका परिणाम हुआ कि वीट का प्रोडक्शन अगर आप देखें हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब में सडनली बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे हम लोग पालमपुर की बात कर रहे हैं। पालमपुर में अगर हम बात करें तो वीट ग्रोन हुआ ट्रेडिशनल वेराइटी आज के कारण 1300 kg पर हेक्टेयर। HYV सीड्स के यूज़ करने पर ये 1300 kg पर हेक्टेयर से बढ़कर 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया सेम पीस ऑफ लैंड पे। मीन्स एक तरह से आप देखो तो 250% कह सकते हो इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन सेम पीस ऑफ लैंड पे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आपके लिए होमवर्क है, आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे और साथ ही साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, कैसे वो इम्पैक्ट डालता है प्रोडक्शन पे, इसके बारे में आप जो है अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे।